गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम ऑडिबल? आगे सभी लोग? गुड। गुड इवनिंग समृद्धि, गुड इवनिंग अस्मिता, गुड इवनिंग खुशी, अनन्या। ओके। कंसा ज्वाइन नहीं हो पा रही है, दोनों साथ में ही क्लास अटेंड कर रहे हैं। ओके ठीक है बेटा, गुड। देखो बेटा, जितने लोगों को क्लास ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले आपको जूम को लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ही आपको क्लास में एंट्री मिलेगी। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन्हें एक मैसेज टेक्स्ट कर दो जो अभी क्लास ज्वाइन नहीं किए। ठीक है, जूम को आपको साइन इन करना पड़ेगा, तब जाके ही आप ज्वाइन कर पाओगे। आगे से आपको ऐसा ही मिलने वाला है। ठीक है बेटा। तो उन्हें मैसेज करो जो लोग अभी क्लास ज्वाइन नहीं किए। कल आप रिज्वाइन कर रहे थे तो आपको रिमूव कर दिया था। बेटा मुझे इन्फॉर्म करके रिज्वाइन किया करो, बिकॉज क्या होगा, कल कुछ लोग ना अननोन नेम से ज्वाइन कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि वो लोग, क्योंकि क्या होता है, आपकी बैच के कुछ लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि टीचर्स को परेशान करने के लिए किसी को भी लिंक शेयर कर देते हैं। फिर होता क्या है, वो लोग ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करते तो कैसे, अननेसेसरी अनवांटेड नेम से ज्वाइन करते हैं क्लास। तो फिर क्या होता है, क्योंकि देखो मैंने उन्हें किसी भी टाइप का एक्सेस तो दिया नहीं है ताकि वो क्लास में कुछ इंटरफेयर कर पाए, तो वो नेम बदल के ज्वाइन करते हैं। तो आपको कभी रिज्वाइन करना है तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दिया करो। या फिर क्या है, जब क्लास में एंट्री करते हो ना, तो आप अपने नेम से मुझे मैसेज करते रहा करो कि मुझे याद रहे कि आप क्लास में थे। ठीक है, जो हमारा गुड इवनिंग विशेष होता है, आप बताओ तो कि हाँ सर हम क्लास में, आपकी प्रेजेंस तो दीजिए आप लोग। तो अभी बेटा जितने बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें इन्फॉर्म करो जल्दी जल्दी क्विकली। जूम को लॉगिन करना है। यदि वो लॉगिन पहले नहीं किए हैं तो फर्स्ट टाइम उनको क्या है, अपने जीमेल आईडी से साइन अप करना पड़ता है। फिर साइन अप करने के बाद जीमेल पर एक लिंक शेयर होता है जो वेरीफाई करने के लिए होता है। तो वो जीमेल पे जाके उस लिंक पे फिर क्लिक करके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर आप लॉगिन हो पाएंगे। समझ गए? चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोगों को सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का स्टडी करना है। आज के टाइम टेबल में बायो का क्लास नहीं था, तो नहीं होने से क्या हो रहा है बेटा, मैंने आपको इन्फॉर्म किया हूं ना कि इवनिंग 7 o'clock को आपका क्लास रहेगा। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो टाइम टेबल आपको ऑफलाइन वाला मिला है, बायो का ऑनलाइन क्लास हो रहा है अभी फिलहाल। ओके, चलो कंटिन्यू करें फिर। हाँ, तो अभी देखिए, आज हम लोगों को सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कुछ चीजें आपको एनसीईआरटी के बाहर भी इस चैप्टर को समझने के लिए जाना पड़ेगा। बिकॉज कई बच्चों को मैंने देखा हूं कि वो लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते इस चैप्टर में। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना तो सॉल्व नहीं होते। या फिर कई लोगों को चैप्टर कई बार पढ़ ले उसके बाद भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो वैसे तो देखो, ये जो चैप्टर है, आप यदि इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देता हूं मैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? क्या है चैप्टर का नाम? सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो देखिए बेटा, इस चैप्टर को अभी मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं, ये मोस्ट अपडेटेड चैप्टर रहेगा मेरा। ओके, इसका वेटेज बेटा 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरली 3 क्वेश्चन आते हैं, बट 4 से 5 भी आ सकते हैं। यानी 20 से 25 मार्क्स के आसपास आपको इस चैप्टर का वेटेज मिल सकता है। कहने को छोटा सा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, लास्ट 2 ईयर से जो वेटेज है ना वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। फ्लक्चुएट मतलब जिसको जितना वेटेज दिया था उसमें उतने क्वेश्चन नहीं आ रहे, और जिसके कम वेटेज थे उसमें ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके,
तो अभी ये हम फाइनल नहीं कह सकते कि किसमें कितना वेटेज रहेगा, लेकिन फिर भी बेटा ये चैप्टर अच्छे से करना जरूरी है, क्योंकि ये जो है ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको प्लांट रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ गए? तो यदि इस चैप्टर को उस चैप्टर से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया गया, या फिर प्लांट किंगडम में जो प्लांट की लाइफ साइकिल है वहां पे भी ये चैप्टर कनेक्ट हो जाता है। इसलिए मैं प्लांट किंगडम को पढ़ाने के पहले आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। तो फिर क्या होता है, क्वेश्चन ट्विस्ट होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, प्लांट की जो लाइफ साइकिल है ना, डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, फिर वो समझ में नहीं आता। तो उस पोर्शन को समझने के पहले ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है। फिर ये चैप्टर के बाद हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो क्या होता है, जनरली ये जो चैप्टर है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। तो इस चैप्टर में मेरा आज का जो लेक्चर है मोस्ट अपडेटेड लेक्चर रहेगा। ओके। अब ये जो मेरा मोस्ट अपडेटेड लेक्चर है, तो इसमें आपको रिफर करने के लिए मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन एनसीईआरटी के साथ ही साथ अपना जो यूट्यूब चैनल है वहां पे आपको सेम इसका जो है वीडियो आपको मिलेगा, जो इस लेक्चर से डिफरेंट है। तो वो भी आप लोगों को एक बार उस वीडियो को वॉच करना है। दो लेक्चर मिलेंगे, मियोसिस और माइटोसिस के नाम पे, ओनली 2 लेक्चर्स। और लेक्चर कौन सा देखना वो भी समझ लो। लेक्चर आपको देखना है जिसमें मेरा बोर्ड पे टीचिंग है, व्हाइट बोर्ड जो होता है ना, व्हाइट बोर्ड कौन सा, रियल वाला जो व्हाइट बोर्ड, जैसे हमारा ऑफलाइन क्लास होता है ना, तो ऑफलाइन क्लास की जो रिकॉर्डिंग होती है वो कहाँ पे होती है, हमारे बोर्ड पे होती है। तो बोर्ड प्रेजेंटेशन वाला आपको वीडियो मिलेगा, वो लास्ट टू लास्ट ईयर की बैच वाला वीडियो रहेगा बेटा, वो वाला आपको वॉच करना है। समझ गए? हेलो? क्योंकि ये चैप्टर आप चाहते हो कि इस चैप्टर में आपको ग्रिप अच्छा मिले, समझ में अच्छा आ जाए, बिल्कुल कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाओ। तो उसके लिए आपको वो वाला लेक्चर्स देखना है और मेरी डेली की ये लाइव लेक्चर जो है ये अटेंड करना है। ठीक है? क्योंकि आपको अमेजिंग कंसेप्ट इस चैप्टर में मेरे थ्रू मिलने वाले हैं। और फिर आपको एक चीज समझेगा कि जो ओल्ड लेक्चर रहते हैं मेरे और मेरे जो न्यू मोस्ट अपडेटेड लेक्चर रहते हैं उसमें कितना डिफरेंस होता है, आप वो कंपेयर भी कर पाओगे। बट इस चैप्टर में इस पोर्शन को समझने के साथ साथ वो वाले कंसेप्ट भी आप समझ लोगे तो रियल में आपको काफी हेल्प मिलेगी। समझ गए? चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इस चैप्टर को हम थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ से, क्योंकि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हैं, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन को स्टार्ट करने के पहले आपको सेल को थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, बिकॉज ये वाला पोर्शन तो हम ऑलरेडी इसके पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि सेल क्या होती है। ओके। सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। सेल जो है बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, ये हम लोगों ने स्टडी किए थे। फिर साथ ही साथ सबसे पहले सेल को जो ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है बेटा, रॉबर्ट हुक। वेरी गुड। उन्होंने सबसे पहले जो सेल डिस्कवर्ड की थी वो फर्स्ट डेड सेल डिस्कवर्ड की थी। उन्होंने एक मतलब कॉर्क ऑफ द स्लाइस हम कह सकते हैं उसे लिए थे, और जब ऑब्जर्व किए थे तो उन्हें कुछ इस तरह से हॉलो हनी कॉम के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। ओके। तो जिसमें बाहर साइड आउटर मोस्ट लेयर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड जो सेल है वो किसने किया। तो सबसे पहले जो डिस्कवर्ड सेल जो था वो कौन था, रॉबर्ट हुक। लेकिन फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल भी आपको कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड डेड सेल। लेकिन यदि यहीं पे यदि आपको क्वेश्चन ट्विस्ट किया तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल जो है ये किसने डिस्कवर्ड किया, तो इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंटोनी वॉन लिवेनॉक। ओके। एंटोनी वॉन लिवेनॉक,
इन्होंने क्या किया बेटा, फर्स्ट लिविंग सेल्स को देखे, मतलब ये जो है इनको हम फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक सेल का एक टुकड़ा लिए, उसको माइक्रोस्कोप में देखे, मतलब सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप जो इन्वेंटेड किए थे वो लिवेनॉक ने ही किए थे, इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी ऐसा हम कहते हैं। क्योंकि लिविंग सेल जैसे सबसे पहले स्पर्म सेल को इन्होंने देखे, सबसे पहले बैक्टीरिया को इन्होंने ही देखे, सबसे पहले प्रोटोजोआ को भी इन्होंने ही देखे, और लिविंग सेल्स का सबसे पहले जो ऑब्जर्व किए तो उसके लिए इन्होंने क्या नाम दिए थे मालूम है? एनीमोलिक्यूल्स। एनीमोलिक्यूल्स नाम दिए थे सबसे पहले इन्होंने। फिर इसके बाद हम लोगों ने सेल थ्योरी का स्टडी किए थे, याद आ रहा है? सेल थ्योरी में हमने क्या देखे थे बेटा, एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे, क्या नाम था? स्वान एंड स्क्लेडेन। दोनों ने मिलके सेल थ्योरी प्रपोज्ड किए, और उन्होंने क्या बताया कि सेल जो है किससे बना होता है? सेल इन प्रोडक्ट ऑफ द सेल। लेकिन वहां पर भी बेटा जो क्या है, स्वान जो थे, जो कि जूलॉजिस्ट थे, और स्लेडेन जो थे, स्क्लेडेन बोलते हैं इसको, इन दोनों ने सेल थ्योरी तो बता दिए, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को प्रपोज तो किए, जिसमें इन्होंने क्या बताया, पहली चीज तो सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, मतलब बेसिक यूनिट होती है सेल। ठीक है, साथ ही साथ कैसा होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है या फिर बेसिक यूनिट होता है, तो ये तो बता दिए, बट इन्होंने एक इनका सबसे बड़ा एक्सेप्शन था कि ये इस चीज को नहीं बता पाए कि हाउ सेल फॉर्म, हाउ सेल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसके बाद एक साइंटिस्ट दूसरे आए जिनका नाम था रुडोल्फ ब्रिको। इन्होंने क्या बताया बेटा कि जो न्यू सेल अराइज होती है वो पहले की एक दूसरी सेल है उसी से अराइज होती है, मतलब सेल आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। याद आ रहा है? न्यू सेल आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बट एक क्वेश्चन है, हाउ फर्स्ट सेल फॉर्म? क्या कोई बता सकता है बेटा कि पहला सेल कैसे फॉर्म हुआ? क्योंकि ये भी साइंटिस्ट एक ही चीज बता रहे हैं कि एक नया सेल बन रहा है, बट वो पहले वाली एक दूसरा सेल है उससे बन रहा है, बट पहला सेल कैसे बना ये बता पाए क्या? ये भी नहीं बता पाए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा कि फर्स्ट सेल कैसे फॉर्म हुआ है? एनीबडी रेज योर हैंड। क्या आप बता सकते हो? मैं आपको वॉइस एक्सेस भी दूंगा इफ यू वांट सो। कोई भी बच्चा, या फिर आंसर दो यस नो। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आप लोगों का, ध्यान से बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठो, ऐसा फील करो कि आप रियल क्लास में बैठे हो। आजू बाजू यदि कुछ साउंड चल रहा होगा ना तो बंद कर दो सारी चीजों को। ओके, सारी चीजों को आप बंद कर दीजिए। अभी आपके पास मैंने म्यूट एक्सेस नहीं दिया, नहीं तो मैं अपने पास से यहाँ पे आपको अनम्यूट भी कर सकता हूँ। ओके, एक होमवर्क दे रहा हूँ, किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, ये आपका होमवर्क रहेगा बेटा, नोट कर लो। पहला सेल कैसे बना इसका आंसर आप मुझे दोगे, ठीक है? हेलो बेटा, सिद्धांत वर्क करो, आपका आंसर मिल रहा है, बट थोड़ा वर्क करो आप और अच्छे से। ठीक है, सभी लोग एक बार बेटा हैंड रेस करेंगे, देखते कितने लोग जाग रहे हैं, क्योंकि मुझे चैट में रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसमें वो लोग पकड़ा जाएंगे जो लोग जाग नहीं रहे हैं।
हर्षिता, मुकुल, तनश्री, आप हो क्लास में? हाँ बेटा, इट्स अबाउट ऑल अबाउट इवोल्यूशन, बट मैं आपसे एग्जैक्ट आंसर चाह रहा हूँ कि पहला सेल कैसे बना, क्या एविडेंस है, किसने बताया? कौन बोला बेटा? ठीक है, तीन बच्चों को क्लास से रिमूव कर दे के हम लोग, हर्षिता, मुकुल एंड तनुश्री। आप क्लास में हो या नहीं हो? तनुश्री तो है बेटा, हैंड रेज नहीं हो रहा क्या आपसे? हर्षिता, आप रह गए। ओके सोनल, आप दूसरे नेम से ज्वाइन किए हो? एक मिनट, मैं आपको रिनेम कर देता हूं मैं। सोनल, ओके। और कोई किसी अन्य अननोन नेम से ज्वाइन किए हो क्या? चेक कर लो। हर्षिता क्लास में नहीं आ रही है? ठीक है बेटा, चलो कंटिन्यू करते हैं। रीनेम नहीं होता है और आपके इसमें नेम गलत डिस्प्ले करता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो, ठीक है? चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ना क्या है? तो इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है बेटा, न्यू सेल आर अराइजेस प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको सेल लिनिएज थ्योरी भी कहते हैं। इसके लिए एक टर्म यूज किया था हमारे साइंटिस्ट ने, जिसे कहते हैं ओमनीज सेलुला ई सेलुला। याद आ रहा है? ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ओके, ओमनीज मतलब होता है न्यू, सेल ई मींस अराइजेस सेल। समझे? ये ग्रीक लेटर है ओमनीज एंड ई। हैंड डाउन कर सकते हो बेटा, ठीक है? एक मिनट, बाहर के बच्चों की आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, हाँ हैंड लोअर कर सकते हो बेटा। सिर्फ हर्षिता जो है वो क्लास में नहीं है ऐसा लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और फाइनली सेल डिवीजन क्या है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओमनीज ई सेलुला, मतलब ओमनीज सेलुला ई सेलुला क्या है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। मतलब सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसको समझने के लिए सेल का एक्चुअली फंक्शंस क्या है वो हम देखेंगे। तो सेल परफॉर्म मेनली थ्री फंक्शंस। ओके, सेल परफॉर्म थ्री फंक्शंस। आप चाहो तो मेरे साथ साथ रनिंग नोट्स भी बना सकते हो, जिसकी हेल्प से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, सेल के बेटा मेनली जो सेल परफॉर्म कर रही है वो थ्री फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। सबसे पहला फंक्शंस यदि हम इसे में देखें तो सेल का मेन फर्स्ट फंक्शन जो है, इट कैन डिवाइड। क्या चीज? इट कैन डिवाइड, फर्स्ट फंक्शन। और क्या हो सकता है बेटा? सेल इट कैन ग्रो, ग्रो भी कर सकता है, डिवाइड भी हो सकता है और ग्रो भी हो सकता है। और क्या है बताइए? इट बिकम फंक्शनली स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, इट बिकम, क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग? इट बिकम, रिस्पॉन्स करो जल्दी, अभी कहा मैंने? फंक्शनली स्पेशलाइज्ड फॉर
हेलो, फंक्शनली स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। मैंने इसका एक कंसेप्ट आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक्सप्लेन किया था। क्या किया था यहाँ पे? जिसे हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। याद आ रहा है? क्या कहते हैं हम लोग इसे? इसे हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। मतलब डिटरमाइन स्पेशलाइज फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। यदि हम देखें तो आप देखिए बेटा, यहाँ पे स्पेशल फंक्शन आरबीसी क्या कर रही है बेटा? ये डिटरमाइन इसका फंक्शन, ये 120 दिन तक के ही जिंदा रहेगी और उसके बाद इसका डेथ हो जाएगा। ऑक्सीजन को ये कैरी करेगा। लाइफ स्पैन इसका डिटरमाइन है। न्यूरॉन, ठीक है, एक वही सेल है जो न्यूरॉन बन रही है, वही सेल है जो आरबीसी बन रही है। मतलब उसने क्या किया? सेल में डिफ्रेंशिएट हो गया। सेल डिवाइड हो रही थी, ग्रो हुई और डिफ्रेंशिएट हो गई। वही एक सेल आरबीसी बन गई, वही एक सेल न्यूरॉन बन गई, वही एक सेल क्या बन गई? नेफ्रॉन बन गई। नेफ्रॉन बन गया तो क्या है? एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहा है। न्यूरॉन बन गया तो कंडक्टिंग ऑफ द नर्व इंपल्स। आरबीसी बन गया तो उसका एक फंक्शन डिटरमाइन हो गया। इस फिनोमिना को डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। मींस इट बिकम फंक्शनली स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। क्लियर हो गया? तो सेल जब डिवाइड होती है तो क्या होगा? टू प्रोड्यूस डॉटर सेल्स। ओके, ये डिवाइड हो रही है ना, तो जब डिवाइड होंगे तो क्या होगा? टू प्रोड्यूस डॉटर सेल। ओके, सेल जब ग्रो हो रही है तो क्या हो रहा है बेटा? इसमें इसका जो साइटोप्लाज्म कंटेंट है, साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द सेल होते रहेगा। ओके, साइटोप्लाज्म मतलब एक छोटा सा सेल था, ये डिवाइड हो गई। डिवाइड होने के बाद ये इंक्रीज होगा, इस तरह से होते रहेगा ना, इस तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ टाइम चलते रहने वाला है, ताकि उसमें मेटाबॉलिज्म होते रहे, जो भी काम है वो होते रहे। क्योंकि आप खुद देखिए, हमारा जो बॉडी है वो भी एक सिंगल सेल जाइगोट से बना हुआ है कि नहीं ऐसा? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ऑल ऑर्गेनिजम्स पे जो डिपेंड कर रहा है वो सेल डिवीजन पे ही काम कर रहा है बेटा। सेल डिवाइड होंगी, सेल इनलार्ज होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। ओके, डीएनए बनेगा, साइटोप्लाज्म में कंटेंट इंक्रीज होगा, ये सारी चीजें होने वाला है। नेटवर्क इशू था तो स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है। ओके, अभी देखो, नाउ इज ओके। बहुत देर के बाद आप आए बेटा हर्षिता, अभी ओके है बेटा? अभी दिख रहा है ना? हाँ, मैंने रीशेयर किया बेटा स्क्रीन को। ठीक है, जब ऐसा प्रॉब्लम आता है ना तो मुझे इन्फॉर्म किया करो, या फिर आप रीज्वाइन किया करो। मयूर के साथ से साइड से तो ऑल क्लियर है। ओके बेटा, कोई बात नहीं हर्षिता, ठीक है। तो यहां तक पहुंच गए हम लोग अभी। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सेल के फंक्शंस क्या हो सकते हैं वो सारी चीजें हमने देखी। मतलब टिल द सेल इज लिविंग, कंटिन्यू ग्रो करेंगी। ओके, यहां पे हमने क्या देखे? साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। इसमें आप एक कंसेप्ट ये बता सकते हो, टिल द सेल इज लिविंग, कंटिन्यू वो क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। मेरे साथ साथ नोट करते जाओगे तो आपके नोट्स अच्छे बन जाएंगे, आपको फील आएगा कि आपको सारा कुछ समझा। ठीक है, और ये चैप्टर में बाकी बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है ना, ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ नहीं होगी। तो अब हम लोग यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म का इंक्रीज जो हम देख रहे हैं, क्या चीज? वेरी गुड बेटा। ये जो साइटोप्लाज्म हम लोग इंक्रीज जो हम कह रहे हैं, तो ये इसमें क्या होने वाला है बताओ?
क्या प्रोटीन सिंथेसिस होगा, क्या डीएनए का सिंथेसिस होगा, या आरएनए सिंथेसिस होगा, क्या होगा यहाँ पे? साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होना, व्हाट डू मीन बाय दिस पॉइंट? हाँ बेटा, ये साइटोप्लाज्म इंक्रीज जिसके लिए उसको आरएनए को बनाना पड़ेगा, आरएनए का सिंथेसिस होगा। जब आरएनए बनेगा तो ऑब्वियसली उसमें प्रोटीन का भी सिंथेसिस होगा, क्योंकि उसके लिए हमको एंजाइम भी चाहिए, क्योंकि कोई भी मेटाबॉलिज्म होगा तो उसको एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, और ऑल एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का भी वहां पे सिंथेसिस होने वाला है। तो ये जो प्रोसेस है बेटा, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ओके, तो अब जो सेल डिवीजन जो हो रहा है उसका फंक्शंस क्या है? हाँ बेटा, आरबीसी एनिमल में और प्लांट में सीव ट्यूब्स जो होती है, उन दोनों को छोड़ के सभी में न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो अब देखो, ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमने जो देखे, इट कैन बी अ डिवाइड, ये वाला पॉइंट इसको हम समझेंगे अभी, जिससे एक पेरेंटल सेल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है ये हम देखेंगे अभी। ओके बेटा, खुद से रिज्वाइन करो जल्दी से। सेल का फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, फंक्शन यदि हम देखें सेल डिवीजन का, तो एक ऐसा प्रोसेस सेल डिवीजन में यदि हम देखें तो ये क्लोजली जो है ये कोऑर्डिनेटेड होता है एक जीन कंट्रोल प्रोसेस। ओके, सेल डिवीजन, क्योंकि देखो सेल डिवाइड हो रहा है ना, तो ये एक सेल है, या इससे जो भी बना, ये एक कंप्लीट एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस है पहली चीज तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, सेल डिवीजन कह रहे हैं। और सेल डिवीजन जो होता है बेटा, ये टोटल डिपेंड करता है इस सेल में जो प्रेजेंट है जो जीन उस पर। तो ये टोटली जो सेल डिवीजन जो हम देख रहे हैं, ये सेल डिवीजन ये टोटल जीन कंट्रोल प्रोसेस है। कैसा है ये जीन कंट्रोल प्रोसेस है, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? इसे हम कहते हैं सेल साइकिल। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटा, सेल जो है अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा। अब सेल साइकिल जो है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, सेल साइकिल वाली प्रोसेस, इसमें क्या होगा बताइए बेटा। कुछ पॉइंट देखेंगे हम लोग इसमें क्या क्या होने वाला है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, पॉइंट नंबर 1, क्या कहेंगे हम लोग, क्या हो रहा है इस प्रोसेस में? सेल जो है रेप्लिकेट करता है अपना डीएनए। सेल जो है ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, क्या चीज, अपना खुद का डीएनए, पहली चीज। और क्या हो रहा है बेटा, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेट मतलब डबल होंगे, डुप्लीकेट होंगे, क्या चीज, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। व्हाट डू मीन बाय सेल ऑर्गेनेल्स? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, याद आ रहा है? सेल ऑर्गेनेल्स भी डुप्लीकेट होने वाले हैं। और क्या होगा बेटा, देन उसके बाद सेल जो है क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। और डिवाइड होने के बाद क्या होगा बेटा, डिवाइड टू प्रोड्यूस डॉटर सेल। डिवाइड होने के बाद क्या है, ये प्रोड्यूस करेगा डॉटर सेल। और साथ ही साथ उसका जो जीनोम है वो भी कैरी करेगा, जस्ट लाइक टू पेरेंटल सेल। मतलब ऐसा नहीं कि ये सेल था, इस सेल से दो सेल बन गया, ये कुछ अलग रहेगा, नहीं बेटा, जो ओरिजिनल जो पेरेंटल सेल है ना, उसके समान इसमें जो इसका जीनोम जो है, तो ये क्या है, कैरी भी कर रहा है। क्या कर रहा है ये कैरी करेगा
ठीक है, जितना भी जो जीनोम है जो पेरेंटल सेल के समान रहेगा। ओके, जीनोम क्या होता है बेटा? एक कंप्लीट सेट ऑफ जीन। ओके, क्या कहलाता है ये? एक कंप्लीट सेट ऑफ जीन। बेटा यहां तक के सभी बच्चों का क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है? पूछ लो जल्दी से, कुछ डाउट हो तो। अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ ये देखे, थोड़ा सा सेल यूनिट ऑफ लाइफ को रिवाइज किए। ठीक है, उसमें हमने पढ़े थे कि एक न्यू सेल जो अराइज होती है कहाँ से होती है, तो उस कंसेप्ट को हम सेल डिवीजन में हम पढ़ रहे हैं। तो सेल के तीन फंक्शंस होते हैं, ये खुद से डिवाइड हो सकती है, ग्रो हो सकती है, और ये अपने आप में डिफरेंशिएट हो सकती है। तो ये कैसे हो रहा है, तो ग्रो कैसे होता है और डिवाइड कैसे होता है, ये हमने देखे। जिसमें सेल साइकिल मीन्स क्या होता है, तो सेल एक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस होती है, इसलिए इसको सेल साइकिल कहते हैं। इस पेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी डुप्लीकेट होते हैं, और सेल जो है अपने डॉटर सेल्स को बनाता है। लेकिन जब डॉटर सेल्स बना तो उसका जो जीनोम रहेगा उसके पेरेंट्स के समान ही उसका जीनोम होता है। बस इतना सा ही पढ़े अभी हम लोगों ने। ठीक है, बस इतना सा ही इंफॉर्मेशन देखे हमने, और कुछ नहीं देखे। चलो अब सेल डिवीजन के हम टाइप्स देख लेते हैं बेटा। क्या देखेंगे अभी हम लोग? टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। जितना भी पढ़ा रहा हूँ आपको हर एक चीज एनसीईआरटी में मिलेगी, बट आज का लेक्चर जो है थोड़ा कंटेंट आपको अलग मिलेगा बेटा। ये एक्चुअली कंटेंट नहीं, ये कंसेप्ट है। और कंसेप्ट क्या होता है? जब बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत सारा स्टडी होता है, बहुत सालों का जब एक्सपीरियंस होता है, तो वो जो मटेरियल है वो कंसेप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, इंटायर कंसेप्ट, ताकि एनसीईआरटी आपको पढ़ने के बाद अच्छे से समझे। ओके, जो आपको हर जगह हर किसी के साथ नहीं मिलेगा। तो सेल डिवीजन बेटा जनरली इसमें जो साइकिल होती है दो टाइप की होती है। एक तो माइटोटिक साइकिल होगी और दूसरा मियोटिक साइकिल होगी। दो टाइप की साइकिल होती है, माइटोटिक साइकिल एंड मियोटिक साइकिल। ओके, अब नॉर्मल सेल कितने टाइप की होती है बेटा? कोई बता सकता है? टाइप्स ऑफ नॉर्मल सेल। बेटा नॉर्मल सेल जनरली दो टाइप की होती है, एक जिसे हम हैप्लॉइड कहते हैं और दूसरा जिसे हम डिप्लॉइड कहते हैं। ओके, बेटा हम सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर नहीं देखेंगे। नॉर्मल सेल जिसे हम एक तो हैप्लॉइड और दूसरा डिप्लॉइड सेल्स। अब एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे, सर व्हाट अबाउट पॉलीप्लॉइड? तो बेटा पॉलीप्लॉइड टेक्निकली डिप्लॉइड सेल्स ही है, नॉट अदर्स। ओके, तो अब हैप्लॉइड सेल्स की यदि हम बात करें, तो हैप्लॉइड सेल्स में जो क्रोमोसोम कंटेंट जो रहता है वो कैसा रहता है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिप्लॉइड को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट जो रहेगा इसको हम कैसे 1c और 2c से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना ही डिफरेंस रहेगा, ये आपको याद रखना है। मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए जो रहता है वो कितना रहेगा। ओके, तो हैप्लॉइड सेल्स में जिसको हम 1c से, और डिप्लॉइड सेल में हम उसे 2c से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं लेबल कर देता हूँ, व्हाट डू मीन बाय सी? सी मीन्स अमाउंट ऑफ डीएनए। कई लोगों को इसका मीनिंग लास्ट तक के नहीं समझ में आता क्या है, इसलिए अभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया व्हाट डू मीन। अब हैप्लॉइड सेल्स जो है इसमें क्या होगा बताओ? सेल डिवीजन मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा, या दोनों होंगे? डिप्लॉइड में क्या होगा बताओ जल्दी से? माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस क्या है ये बताओ पहले तो। माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो जो हैप्लॉइड सेल्स है इसमें ओनली माइटोसिस होगा, और माइटोसिस मींस होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मींस एक पेरेंटल सेल
अपने क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस कर लेता है, बट इसके पास ऑलरेडी ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो ये और क्या है, इसको कम करेगा। लेकिन डिप्लॉइड जो है, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड भी बन सकता है और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड भी बन सकता है। तो डिप्लॉइड जो सेल्स है इसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों भी होगा। ओके, यहां पे माइटोटिक डिवीजन भी होगा और यहां पर मियोटिक डिवीजन भी होगा, दोनों भी साइकिल यहां पे देखने को मिलेगी। ओके, माइटोटिक सेल साइकिल भी होगा यहां पर और मियोटिक सेल साइकिल भी होगा यहां पर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, तो इसमें जो मियोसिस होता है इसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। जस्ट वेट बेटा, एक बार रिवाइज करो फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके बेटा, जितना भी पढ़ाया हूँ एक बार जल्दी से देखो फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा सारा स्क्रीन जो है एक बार दिखा दे रहा हूँ। जस्ट रीड इट बेटा, जितना भी इंटायर आपने नोट किए होंगे अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो ये आपको जो है आपके पास से जूम करके आपको एक बार ये रिवाइज करना है। आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है बेटा? हाँ, देख लो जल्दी से फिर कंटिन्यू करेंगे अभी हम। अमाउंट ऑफ डीएनए को बेटा सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मीनिंग थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा क्यों कहते हैं उसे। रीड करो फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आओ बैठो। नीला क्या कह रहे हो बेटा? ऊपर करना है क्या या जूम करना है? जूम आउट करो या जूम इन करो? नहीं, फिर वो उसमें नहीं समझेगा आपको, फिर मैं स्क्रॉल कर दूंगा ना। वन बाय वन करके रीड करो, क्योंकि देखो बेटा रीडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट आ जाता है हमने क्या पढ़े। एक एक स्लाइड पढ़ेंगे, चलो। क्विकली रीड इट, फिर आगे स्क्रॉल करूंगा मैं।
आई होप यहाँ तक रीड हो गया होगा आपका। ये वाला स्क्रीन रीड करो जल्दी से, फिर आगे नेक्स्ट इस पे आऊंगा मैं। बेटा सेल डिवीजन का जो लेक्चर है ना, बच्चों को जो प्रॉब्लम आया उसके बाद ये जो डिलीवरी मिल रही है ना आपको, सबसे बेस्ट लेक्चर है। आप कहीं पर भी ढूंढोगे ना ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे, मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, एक्सपर्ट का ओपिनियंस भी है, उसके बाद ही लेक्चर डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, कहीं पे भी जाओ नहीं मिलेगा आपको, गारंटी मेरी। चलो आगे बढ़े। इतना अच्छा कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग आपको कहीं और नहीं होने वाला। चलो इसको रीड करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूट्यूब चैनल का नाम नहीं मालूम आपको अभी तक के? आप एक काम करना, सेल डिवीजन लिखना और उसके आगे एक्सचेंज लगा देना, वीडियो मिल जाएगी आपको। एक्सचेंज का स्पेलिंग ये रहना चाहिए। ओके, और ये नहीं तो एक्सचेंज के साथ आइनोज लगा देना, सोनी का उल्टा है ये, मिल जाएगा आपको। वो लेक्चर है, ये लेक्चर लेक्चर टोटली डिफरेंट है बेटा। उसमें एक अलग कंसेप्ट और अलग कंटेंट है, इसमें अलग कंसेप्ट और अलग कंटेंट है, बट एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी ही है। तो आप खुद देखोगे कि मेरा वो वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर में कितना अपडेटेड है, चेक कर लो। चलो बढ़ते हैं आगे। आई होप आपने यहाँ तक के पढ़ लिए होंगे, और ये इधर का भी रह गया क्या? चलो ये भी देख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट याद होना चाहिए ना बेटा, इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ मैं। हो गया? ओके, चलो बड़े आगे हम लोग अभी। तो अभी तक क्या हम लोगों ने बेटा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइप्स क्या है, ये सारी चीजें स्टडी कर ली है। ओके, तो फाइनली अब हम सेल साइकिल जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्या चीज? सेल साइकिल। सेल साइकिल मतलब नाम से समझ में आता है कि ये प्रोसेस जो है एक साइक्लिक मैनर में चलता है। कैसे चलता है? साइक्लिक मैनर में चलता है। ओके, इसलिए हम इसे सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल में हम सबसे पहले फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या है ये पढ़ेंगे। तो सेल साइकिल में बेटा जनरली टू फेज होती है, जिसमें एक आता है जिसे कहते हैं हम लोग इंटरफेज, और दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं एम फेज। एक हो गया इंटरफेज, दूसरा हो गया एम फेज। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देख लेते हैं बेटा। तो इंटरफेज एक ऐसा फेज जिसमें सेल ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, सेल सिर्फ प्रिपेयर हो रही है, डिवाइड नहीं हो रही है, सिर्फ क्या हो रही है, प्रिपेयर हो रही है। बट इसमें जो भी, यदि हम देखें तो जो एक्टिवली हम देखें, ठीक है, सेल प्रिपेयर तो हुआ, लेकिन इसका जो एक्टिविटी है यदि आप इसको माइक्रोस्कोप में देखना चाहें तो क्या दिखेगा? क्या नहीं। इसको हम इजिली,
ये जो इंटरफेस कैसा चलता है इसको हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना चाहे तो हम इससे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे इस स्टेज में सेल जो है बेटा मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव रहेगी। लॉट्स ऑफ एक्टिविटी जो है इस फेज में देखने को मिलेगी, जैसे आरएनए का सिंथेसिस हम कह लो, प्रोटीन का सिंथेसिस कह लो, डीएनए का रेप्लिकेशन कह लो, ये सारी चीजें, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता और दिखता नहीं है इसलिए हम इसे कहते हैं रेस्टिंग फेज। ओके, इंटरफेज इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। ओके, अब मैंने इसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन किया था। इस फेज में क्या है, सेल जो रहेगा, क्या चीज, इस फेज में सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। आगे आपको लिख लेना है, यहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस जो है, ये सारी चीजें यहीं पे होने वाली है। ओके, लेकिन माइक्रोस्कोप में नहीं दिख रहा है इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, रेस्टिंग स्टेज। चलो आगे देखते हैं, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। हम बहुत सारे कंसेप्ट हमें समझना है। हम देख रहे हैं क्या चीज, इंटरफेस, हम देख रहे हैं एमफेस। तो अभी यहां पे देखिए बेटा, सेल जो है, यदि हम इंटरफेज स्टेज देखें तो 95% ऑफ टाइम जो होता है सेल साइकिल का, वो इंटरफेज में ही कंज्यूम होता है। 95% जो है टाइम जो है कंज्यूम जो होने वाला है वो यहीं पर होगा, और बाकी बचा कितना, ओनली 5% ऑफ सेल साइकिल का जो टाइम है वो कंज्यूम होगा एमफेज में। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंटरफेज को हम देखें तो इसमें क्या आता है बेटा, यदि हम इसमें देखें तो इसमें एक तो आता है G1 फेज, एक होता है S फेज, और एक होता है G2 फेज। इसको हम साइकिल बना के समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, साइक्लिक मैनर में हम स्टडी करते हैं। ये साइकिल है, इस साइकिल में हम इसको डिवाइड करते हैं। ये वाला फेज जिसे हम G1 फेज कहेंगे, G1 फेज के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आती है ये वाली, इसे हम S फेज कहते हैं। उसके बाद ये वाला फेज जिसे हम G2 कहते हैं। फिर बाकी बचा रिमेनिंग वाला, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें दो इवेंट होते हैं, जिसे हम एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा रहेगा साइटोकाइनेसिस। ओके, मतलब ये वाला जो इवेंट है इसे हम क्या कहेंगे, एम फेज कहेंगे। क्या कहते हैं हम इसे, एम फेज। ठीक है बेटा। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस मींस क्या होता है बेटा, तो कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहां पे जो है न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो न्यूक्लियर डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहां पे जो है क्या चीज, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। क्या होगा यहाँ पर, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। क्लियर हुआ, नोट कर लो दोनों भी पॉइंट।
ओके, नोट कर लिया बेटा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन क्लियर हो गया। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो हम एम्फेज की हम जो बात कर रहे हैं, क्या चीज, ये जो हम एम्फेज जो देख रहे हैं, तो ये जो स्टेज होती है, इस स्टेज को बेटा हम लोग क्लियरली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो इसलिए बेटा ये जो क्लियरली जो विजिबल होती है एम फेज, तो एम फेज को बेटा मोस्ट ड्रामेटिक फेज कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं इसी डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एम फेज को इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोस्ट ड्रामेटिक फेज। अब ड्रामेटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्लियरली विजिबल इन माइक्रोस्कोप, इसका जितना भी एक्टिविटी है वो सारा यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाता है, इसलिए क्या कहलाएगा ये, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, जो कि ओनली 5% इवेंट है। ओके, G1 S G2 कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, 95% पोर्शन जो कवर कर रहा है सेल साइकिल का, वो कौन सा रहेगा, इंटरफेज। इंटरफेज में क्या आ रहा है, तो देखो ये यहां से चालू हो रहा है बेटा, ठीक है, कहां से चालू हो रहा है, ये यहां से ये इवेंट चालू हुआ, ये कंटिन्यू हुआ, कंटिन्यू होकर के ये यहां तक के आया, तो इस इवेंट को हम इंटरफेज कहते हैं, आई फेज। ठीक है, जो कितना पोर्शन 95% कवर करता है। और दूसरा, इसके बाद यदि हम देखें तो यहां से लेके यहां तक का जो इवेंट है ये सिर्फ 5% है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम फेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एम फेज। इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये एक जो सेल है, क्या चीज, एक सिंगल जो सेल है, ये वाला यहां से आया, फिर यहां पे इस तरह से टू सेल में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्टार्ट यहां से हो रहा है, एंड जो है यहां पर इस तरह से हो रहा है। अब ये जो न्यू सेल बना, ये आगे आप डिसाइड करेंगे कि इसका आगे क्या करना है, फर्दर डिवाइड होना है या फिर नहीं होना है, या फिर क्या करना है। जैसे हमारा हार्ट सेल्स होता है या हमारा नर्व सेल्स होता है, तो क्या फिर से डिवाइड होंगी क्या, नहीं। लेकिन यदि कुछ ब्रेकेज हुआ तो वो अपने आप को रिपेयर करने के लिए वहां पे डिवाइड होगा, ओकेजनली बट रेयरली। क्लियर हुआ। तो अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम ह्यूमन सेल्स का एक एग्जांपल लेते हैं, और यदि हमने उसे कल्चर मीडिया में हम ग्रो करा रहे हैं, ओके, एक हम ह्यूमन सेल्स को यदि हम कल्चर मीडिया में ग्रो करा रहे हैं, तो ह्यूमन सेल जब कल्चर मीडिया में ग्रो कर रहा है तो उसमें जो इवेंट होगा, ठीक है, एक हम ह्यूमन सेल्स देख रहे हैं, जिसमें क्या होगा, एक तो इंटरफेज होगा, और दूसरा क्या होगा बेटा, इंटरफेज के बाद एमफेज होगा। तो इंटरफेज और एमफेज जो है, तो 95% मीन 23 आवर्स जो होता है वो इंटरफेज में ही रहेगा, और आखिरी के जो 1 आवर्स रहेंगे वो एमफेज। इस तरह से 24 आवर्स लगते हैं बेटा एक ह्यूमन सेल्स को डिवाइड होने में। ओके, किसकी बात हो गई है, ह्यूमन सेल्स की बात हो गई, ये ह्यूमन सेल्स। व्हाट अबाउट ईस्ट सेल, एनसीईआरटी में ऐसा डायरेक्टली मेंशन नहीं है बेटा, लेकिन क्वेश्चन आएगा आपको। ये सेल जो है 90 मिनट्स में इसका डिवीजन होता है, तो 95% ऑफ 90 मिनट्स कितना होगा बताइए, 85 मिनट्स जो है वो यहां पे रहेगा, बचा कितना, ओनली 5 मिनट्स जो रहेगा वो एम फेज में रहेगा। और यदि मान लो सेल डिवाइड होना नहीं चाहती है, तो वो कहां जाती है बेटा,
सेल साइकिल के वो बीच में ऐसा नहीं होगा, वो सेल साइकिल के या तो बिगिनिंग्स में होगा या फिर एंड ऑफ द सेल साइकिल में होगा। और ये सारा डिसीजन जो है उसको सेल साइकिल में जाना है या नहीं जाना है, और वो यदि सेल डिवाइड नहीं हो रही तो उस फेज को हम G0 फेज कहते हैं। क्वोशेंट स्टेज करके आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है एक G0 फेज को। कब? यदि सेल को डिवाइड नहीं होना है उस टाइम पे सेल का एक स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं G0 फेज। ये डिसीजन है बेटा, लेकिन ये जो डिसीजन है कब होगा? या तो बिगिनिंग्स में होगा या फिर एंड ऑफ द सेल साइकिल में होगा। ये पॉइंट नोट करके रख लो, या तो बिगिनिंग्स में होगा या फिर एंड ऑफ सेल साइकिल। ये अपने आप को डिसाइड करेगा क्या करना है, और डिसीजन जैसे हुआ वैसा वहां पे काम होगा। लेकिन देखो बेटा, एग्जाम में ना जो पेपर सेट कर रहा है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है इस इवेंट में लेकर के। जानते हो क्यों? अभी 2 साल पहले क्वेश्चन आया था G0 फेज पे कि सेल यहां पर एग्जिट कर रहा है या फिर सस्पेंड कर रहा है। एनसीईआरटी में एनटीए ने लिख के दिया है कि यहां पे आके सेल एग्जिट होती है, और जब नीट में क्वेश्चन आया तो इसका करेक्ट आंसर वो देते हैं सस्पेंड, जबकि एनसीईआरटी में उसका कुछ दिया ही नहीं है। तो देखो, पेपर जो सेट कर रहा है वो भी कंफ्यूज्ड है। ओके, तो अब लेकिन पेपर जो सेट कर रहा है और एनसीईआरटी में यहाँ पे एग्जिट करके दिया हुआ है एक ह्यूमन सेल्स की जब बात होती है तो, लेकिन एनटीए इसका करेक्ट आंसर सस्पेंड दे रहा है, तो उसका भी मैं आपको क्लियरिफाई कर रहा हूं, इसका क्लियर कट पिक्चर्स। ठीक है, और एक और चीज ये समझाने के पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। मैं आपको एक प्रूफ दूंगा बेटा। जो हम H+ आयन जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, याद है? 2H+ जाते हैं तब जाके एक एटीपी, और इस तरह से 6H+ जब जाएंगे तब 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, 12 एटीपी जब पास होते हैं, जब 3 एटीपी बनता है, मतलब एक बार जो H+ पास होगा वो 4H+ पास होते हैं। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 12 एटीपी नहीं पास होते, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें 10 एटीपी ही पास होते हैं, जिससे 2.5 एटीपी का प्रॉफिट होगा। बट उसको हम 2.5 एटीपी ना कंसीडर करते हो, 3 एटीपी कंसीडर करते हैं। याद है, ऐसा मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, और आप लोग कह रहे थे कि सर एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया है। अभी बेटा न्यू एनसीईआरटी ने अपडेट कर दिया है, और वहां पे 4H+ जो है ये होते हैं। इसका मैं एक पिक्चर आज ही आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, देख लेना प्रूफ के साथ। समझे? और यही चीज यहां पर मैं आपको प्रूफ के साथ एक और चीज मेंशन कर रहा हूं कि यहाँ पे सस्पेंड और एग्जिट वाला जो कंफ्यूजन है, जो एनटीए और नीट का एनसीईआरटी का जो बुक है इसमें जो कंफ्यूजन किया हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, यदि मैं आपको पोस्ट ना कर पाऊं तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना कि सर वो जो लेटेस्ट अपडेट जो आया है न्यू एनसीईआरटी का वो कहां पर है, 4H+ वाला। ठीक है बेटा? तो देखो बेटा, जो G0 फेज जो होता है, यहां पे क्या होता है, सम सेल एग्जिट कर जाती है सेल साइकिल में। सम सेल एग्जिट करती है सेल साइकिल में, और यहीं पे सम सेल जो होता है वो सस्पेंड करता है सेल साइकिल में। अब ये जो एग्जिट जो कर रहा है सेल साइकिल में, उसमें आती है हार्ट मसल सेल्स और नर्व सेल्स। दो एग्जांपल है बेटा इसमें, जो एग्जिट कर रहा है, लेकिन जो सस्पेंड कर रहा है फिर से ग्रो नहीं होगा या होगा, पेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। ओके, नाम सुने हो? पढ़ेंगे हम लोग एनाटॉमी में, पेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। ये बेटा सस्पेंड कर रहा है। क्या पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा यदि हम देखें तो फूड को स्टोर नहीं करेगा, अपना नाम बदल देगा, काम बदल देगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा दे मे री इंटर एंड डिवाइड।
और हार्ट मसल सेल्स और नर्व सेल्स जो है बेटा रेयरली री इंटर होता है सेल साइकिल में, इसलिए उसको हम एग्जिट कह रहे हैं। पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा सस्पेंड हो रहा है, जरूरत पड़ेगी तो फिर से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हार्ट मसल सेल्स एग्जिट कर गया बेटा, सिर्फ वो हीलिंग के लिए रिपेयर करना पड़ेगा, तब रेयरली वो री एंटर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो G0 फेज में बेटा जो डिटरमाइनिंग होते हैं सेल फंक्शंस, तो इस फेज में बेटा क्या सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी या नहीं रहेगी, बताइए। क्या सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? यस, होगा। ड्यूरिंग दिस फेज, हम G0 फेज पढ़ रहे हैं बेटा, देखो कई बच्चों को G0 फेज समझ में नहीं आता, मैं बहुत अच्छे से इसका एक एक पार्ट आप लोगों का क्लियर कर रहा हूं। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बट उतने अच्छे से नहीं दिया है। तो आप लोग बेटा ऐसे क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि कई बच्चे इस क्वेश्चन को लेके बार बार मेरे पास आते हैं, सर इसमें कुछ और दिया, एनसीईआरटी में कुछ और दिया, एनटीए ने यहाँ पे रिजल्ट में कुछ और दिया, आप कुछ और बता रहे हो, ये क्या है। ये सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद ये जो लेक्चर में आज आपको दे रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। आज के आज इसको परफेक्ट कर लेना, ठीक है। G0 फेज पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा। तो ड्यूरिंग दिस फेज क्या हम लोग देख रहे हैं, ड्यूरिंग दिस फेज जो सेल्स रहेगी, द सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी। कैसा होने वाला है, इस फेज में सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, बट डज नॉट proliferate usually, but does not, what do you mean by proliferate? एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया है, इसका मीनिंग होता है डिवाइड। मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन आरएनए सिंथेसिस यहां पे होने वाली है, क्योंकि कुछ राइबोजाइम एंजाइम में चाहिए कुछ फंक्शंस के लिए। मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो हमें एंजाइम चाहिए, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस भी यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। ओके, मतलब क्या नर्व सेल्स है तो वो अपना नर्व के कंडक्शन करना छोड़ देगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। पेरेन्काइमा है तो क्या फूड स्टोर करना छोड़ देगा? फूड को स्टोर करने के लिए या नर्व इंपल्स को पास करने के लिए उसको एक्टिविटी को करना ही पड़ेगा ना बेटा, मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए, बिना उसके तो होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन डीएनए का सिंथेसिस यहां पर नहीं होगा, नो डीएनए आर सिंथेसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे एमसीक्यू बनता है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या आने वाला है। ओके, मतलब जो सेल अब डिवाइड होगी, ये तो हो गया बेटा G0 फेज। G0 फेज जो सेल डिवाइड नहीं होंगी उसके लिए है, बट जो सेल डिवाइड होने वाली है वो कहां इंटर कर जाएगी, G1 फेज में। लिख लो ऐसा, जो सेल डिवाइड होंगी वो इंटर कर जाएगी G1 फेज में। तो G1 फेज में क्या क्या होने वाला है उसकी इवेंट देख लेते हैं बेटा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फेज होती है सेल साइकिल की, वो G1 फेज होती है। पॉइंट नंबर वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट and long phase of interphase. One of the most important and long phase of interphase, that is G1 phase. ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, याद कर लो। मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है साइज में सेल का, वो यहीं पर होता है, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ साइज, मैक्सिमम ग्रोथ होता है साइज में ऑफ सेल, वो G1 फेज में ही होने वाला है।
आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, जितना एंजाइम का सिंथेसिस है, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस, वो सब यही होने वाला है। आरएनए सिंथेसिस हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड भी यहीं पे बनने वाले हैं, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस कहां पर होता है? इंटरफेज के एस फेज में होता है, यहां पर नहीं होता है बेटा। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? आरएनए चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। ये सारे के सारे जीवन फेज में ही फॉर्म होने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन भी यहीं पर होने वाला है। पॉइंट नंबर 4, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स duplicate in this phase. ओके, यहीं पे होगा। आई होप यहां तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेटा रिस्पॉन्स करो जल्दी से। अब बेटा यहाँ पर एक चेक पॉइंट इवेंट यहाँ पे काम करता है। मेजर चेक पॉइंट एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। मतलब सेल कब डिवाइड होंगी, कैसे उसका कंट्रोलिंग होगा, कभी भी कुछ भी हो जाएगा क्या? कभी कभी देखो अनकंट्रोल डिवीजन हो जाता है, जैसे कैंसर सेल में अनकंट्रोल डिवीजन होता है, तो कब होता है, कैसे होता है, तो ये सारी चीजें, तो इसमें कुछ चेक पॉइंट होते हैं। तो दो टाइप के चेक पॉइंट होते हैं, जिसको हम एक कहते हैं मेजर चेक पॉइंट और एक को कहते हैं माइनर चेक पॉइंट। ओके, मतलब अब यहाँ पे एक चेक पॉइंट होगा कि इस सेल को हम आगे भेजे कि नहीं भेजे। जैसे हमारा ये सेल डिवीजन का ये इवेंट है, ये हमारा जीवन है, इसके बाद यहाँ पे एस फेज आने वाला है। तो एक चेक पॉइंट यहाँ पे काम करता है, जिसको हम कहते हैं मेजर चेक पॉइंट। क्या कहते हैं हम इसे? मेजर चेक पॉइंट हम इसे कहते हैं। तो मेजर चेक पॉइंट जो होता है बेटा, यहां पे हम इसे जीवन एस ट्रांजिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, इस जगह को, इसे हम जीवन एस ट्रांजिशन कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को ये वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूं। जब आप पीवाईक्यू में देखेंगे तो आपको मिलेगा ये। इट इज ऑल्सो नोन एज CDC2 जीन। CDC2 जीन, क्योंकि जीन पर कंट्रोल होगा ना ये प्रोसेस। तो CDC का मतलब होता है सेल डिवीजन साइक्लिन। ये एक प्रोटीन है बेटा। इसका मीनिंग क्या होता है? सेल डिवीजन साइक्लिन, ये कहते हैं इसे। साइक्लिन बेटा एक प्रोटीन काइनेज है, लिख के रख लो। साइक्लिन जो है, साइक्लिन आर प्रोटीन काइनेज। क्या है ये एक प्रोटीन काइनेज है, जो क्या करता है बेटा? रेगुलेट करता है सेल साइकिल को। क्या करेगा ये? रेगुलेट करेगा सेल साइकिल को। बेटा आज ये लेक्चर जितना होगा ना, इसके बाद आप पीवाईक्यू डायरेक्ट सॉल्व करके देखना, बहुत मजा आएगा आपको। हर चीज आपको सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बेटा क्वेश्चन बेस्ड टीचिंग है। आज का जो लेक्चर है, आज का नहीं, हर टाइम पे मैं जो भी पढ़ाता हूँ ना, वो क्वेश्चन पर बेस्ड होता है। क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते होंगे ना, तो इजीली आपको क्लियर होते जाता होगा। ठीक है, अब जो लोग सॉल्व करते होंगे उसको मालूम रहेगा। बस इतना ही है इसमें। इसके बाद डायरेक्टली हम जंप करेंगे एस फेज में। तो अभी हमने बेटा G0 फेज पढ़ लिए और G1 फेज पढ़ लिए, मतलब इंटरफेज जो है उसमें हमने G1, और अब हम क्या देखेंगे? एस फेज देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? एस फेज। जहां पर बेटा एक क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट होता है, कि डीएनए का रेप्लिकेशन कहां पर होता है। ये फेज भी सेल साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है बेटा, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन यहीं पर होता है।
ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फेज। पॉइंट नंबर 1, रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए यहीं पर होगा। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बेटा, डीएनए का रेप्लीकेशन कहाँ होता है ये बताइए। तो एस फेज ऑफ इंटरफेज में होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है बेटा यहाँ पर, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। बट देखो ये एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट उसको समझाऊंगा भी कैसे होता है। बट द नंबर ऑफ क्रोमेटिड रिमेन्स सेम। क्या चीज? बट नंबर ऑफ क्रोमेटिड रिमेन सेम। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने दो चीज देखे थे। ये वाला ये हटा दूं क्या? इसका काम नहीं है ना हमारे को, इरेज कर दूं मैं ये। 10 मिनट का टाइम बचा हमारे लिए, जल्दी से कंप्लीट करना हमको ये पोर्शन, ठीक है, बीच में रह जाएगा नहीं तो। क्या देख रहे हैं हम लोग? क्रोमेटिड वाला कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं ना। तो अब देखो बेटा, क्रोमेटिड मीन्स क्या होता है। तो इसमें हमारे पास एक तो हैप्लॉइड सेल है, एक तो हैप्लॉइड सेल है, और दूसरा क्या हमारे पास? डिप्लॉइड सेल है। तो हैप्लॉइड सेल्स में देखो, जब सेल डिवीजन होगा तो ये देखो सेंट्रोमियर हमने पढ़े थे, क्रोमोसोम हमने पढ़ लिए, ये आप रिवाइज करके आओ, ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं भी। तो ये जो है बेटा हैप्लॉइड सेल्स में क्या है, कितने एन है? एक ही एन रहेगा। कितने सी रहेंगे? एक ही सी रहेगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड होने के बाद क्या होगा बताइए? डिवाइड होने के बाद ये जो क्रोमेटिड है इसके नंबर्स क्या होंगे? डबल हो जाएंगे इस तरह से। बट ये है हैप्लॉइड ही, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम, बट अमाउंट ऑफ डीएनए 1C से कितना हो गया? 2C हो गया। 1C का कितना हो गया? 2C हो गया। लेकिन यही चीज हम लोग डिप्लॉयड सेल्स में हम देखते हैं, तो ये देखो ये डिप्लॉयड सेल्स में ऑलरेडी पहले ही 2C है, 2N है एंड 2C है, ऐसा ही है। तो जब इसमें डिवीजन होगा तो क्या होगा बताइए? एक मिनट, मैंने इसको ना ऐसा नहीं बनाना था। अभी देखो ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम, तो इसको हम 2N बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इससे? 2N बोलेंगे। और इसी को हम 2C बोलेंगे। तो जब इसमें डिवीजन होगा तो डिवीजन होने के बाद क्या होगा बेटा? क्रोमेटिड ये जो है ये डबल हो गए, तो ये 2N का 2N ही रहेगा, बट 2C 4C में हो जाएगा। देखो 1 2 3 4, इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये जो 1 2 3 4 जो है, 1 2 3 4, ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, पढ़े हम लोगों ने। और ये जो रहेगा ये क्या रहेगा? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम बताइए? ये भी हम लोग पढ़े हैं, होमोलोगस सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। याद है किसी को? सेल यूनिट ऑफ लाइफ में स्टडी किया बेटा हम लोगों ने। अब इसके बाद सेल जो है इंटर करेगी कहां पर बेटा? इसके बाद सेल इंटर करेंगी G2 फेज में। G2 फेज एक ऐसी स्टेज है सेल डिवीजन की जहां पर सेंट्रियोल्स डबल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर डबल होते हैं। ठीक है, सारा जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही सारी चीजें आएंगी। तो क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अगेन। हम लोग इंटरफेस पढ़ रहे थे। ठीक है, इधर का तो हम लोग रिवाइज कर लिए थे। ठीक है, मियोटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन हमने देख लिए थे। हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल्स भी हम लोग देख लिए थे, क्या हो रहा है कैसे इवेंट। सेल साइकिल हमने देखे थे, जो कि साइक्लिक मैनर में सेल साइकिल हो रही है। फेजेस हमने देखे, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज क्यों कह रहे हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो एक तो क्लियरली इसकी एक्टिविटी हम माइक्रोस्कोप में देख नहीं सकते, सेल मेटाबॉलिकली यहाँ पर एक्टिव है,
आरएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस सब कुछ होगा। एम फेज, इसको हम मोस्ट ड्रामेटिक फेज कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा इसकी जितने भी इवेंट है वो सारे के सारे हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इंटरफेस का 95% पोर्शन कवर होता है, ये देखिए। एम फेज ओनली 5% होती है। इंटरफेज में G1S और G2 आता है। और एम फेज जो है एक्चुअली जो डिवाइडिंग फेज है उसको हम एम फेज कहते हैं, जिसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस को हम न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस मींस कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म मींस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब 95% पोर्शन और 5% पोर्शन जो होता है, तो इंटरफेज को हमने 95% कहा, एम फेज को ओनली 5% कहा, जिसके हमने ह्यूमन सेल और ईस्ट सेल का जो डिवीजन है उसके इवेंट को हमने देख लिया। एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मेंशन किया है, 90 मिनट्स, बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसके टाइम को, तो फिर हमें नहीं आता, बट वो चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब सेल जो है डिसाइड करता है G0 में जाए या फिर G1 में जाए। तो इसमें एक एग्जिट और सस्पेंड वाला पार्ट, यहाँ पे सस्पेंड आएगा, ठीक है, डी नहीं लगाया मैंने, सस्पेंड। ठीक है, तो पैरेंकाइमा कोरेंकाइमा सस्पेंड हो रहा है, यदि ये डिवाइड होना चाहे तो फिर से डिवाइड हो सकता है, बट हार्ट सेल और मसल से एग्जिट कर जाता है, तो ये रेयरली ही डिवाइड होगा। ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, समझ गया बेटा। फिर G1 फेज जो है एक चेक पॉइंट आता है, जो मेजर चेक पॉइंट है वो हमने देखे, साइक्लिन काइनेस। G0 के इवेंट में क्या क्या हो रहा है ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर हैप्लॉइड सेट और डिप्लॉइड सेट और क्रोमोसोम कंटेंट क्या होता है वो देखे। और फाइनली हम पहुंच गए कहां पर बेटा? G2 फेज में। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का, या किसी को कुछ पूछना है? इसमें बेटा ये जो आपका G1 फेज है, इसमें एक और इवेंट आपको लिखना है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो भी यहीं पर होता है। एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं हम लोग। क्या चीज? पॉइंट नंबर 3, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो भी इसी फेज में होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो इस फेज में देखो हिस्टोन प्रोटीन में हमने, आपको याद होगा, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन पढ़े थे हमने। इस फेज के शुरुआत में, अब मेरे पास स्लाइड एंड हो गया, मैं यहाँ पे नीचे समझा दूं बेटा आप लोगों को, या स्लाइड ऐड कर लूं? वैसे टाइम हो गया है। G2 और जो भी आगे का इवेंट है फिर नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, ठीक है। लिमिट से खाओ, ज्यादा खाओगे तो फिर डाइजेस्ट नहीं होने वाला। तो G2 फेज, एम फेज, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस और उसके इवेंट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट मियोसिस, ऐसे हम लोग देखेंगे। आप लोगों का हैंड रेज हो रहा है बेटा। नीला मयूर क्या कहना चाह रहे हैं? चैट में रिस्पॉन्स करो। G1 फेज में डीएनए रेप्लिकेट होगा या एस फेज में? बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, G1 में नहीं होता। हाँ बेटा, मैमल्स की बात किया हूं मैंने, किसी का डाउट था? और किसी के कुछ डाउट है? हैंड रेज किया आप लोगों ने, पूछो जल्दी जल्दी बेटा। क्लियर हो गए? ठीक, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एस फेज में होगा, एस फेज ऑफ इंटरफेज। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलो तो आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। किसी के डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। आई होप आप, आपको हर चीज समझी होंगी अच्छे से। कंफ्यूजन सॉल्व हो गया? ठीक है बेटा, ओके, वेरी गुड। चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर।